नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा महाराजा संग्राम सिंह के बारे में, यानी कि राणा सांगा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। राणा सांगा ऐसे अंतिम भारतीय शासक थे जिन्होंने सभी राजपूत कुलों को अपने ध्वज के नीचे एकत्र करने में कामयाबी हासिल की थी, ताकि वे विदेशी शासकों को भारत से निकाल बाहर कर सकें। उनके पहले कभी ऐसा कोई राजपूत शासक नहीं हुआ था जिसे सभी राजपूत राजाओं का सम्मान प्राप्त हो और जिसे सभी राजपूत कुलों ने अपना नेता स्वीकार किया हो। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक निर्णायक कालखंड में राणा सांगा ने एक छोर पर मोर्चा संभाला हुआ था, किंतु दुर्भाग्य ने खानवा में एक दूसरी ही पटकथा रच दी थी। तो आइए वीडियो के आगे बात करेंगे हम मेवाड़ के राणा की गौरव गाथा के बारे में, इस पंक्ति के साथ कि हर इक्की आमद व जहां अहले फना खाहिद बुद आकी पायंदा व बाकिस्ता खुदा खाहिद बुद। फारसी की इन पंक्तियों का अर्थ है, हर एक आदमी याद रखे कि जो कोई भी संसार में आता है उसका विनाश जरूर होता है, सिर्फ परमेश्वर ही ऐसा है जिसका विनाश नहीं होता। यह शेर जहीरुद्दीन बाबर ने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए उस समय कहा था जब वे मेवाड़ के राणा सांगा की सेना से मुकाबला करने से घबरा रहे थे। उन लोगों से बाबर ने आगे कहा, मेरे साथियों, क्या तुम जानते हो कि हमारे और हमारी जन्मभूमि के बीच की यात्रा में कुछ महीने लग जाते हैं। अगर हम हार जाते हैं तो हमारी क्या दशा होगी। हमें अपरिचितों और विदेशियों से जूझना है। यदि हमारी हार होती है तो हम शहीदों की तरह मरेंगे, और यदि विजयी होते हैं तो समझ लो हमने पवित्र उद्देश्य हासिल कर लिया। हम ऐसी शानदार मौत से मुंह नहीं मोड़े। इन शब्दों के साथ बाबर अपनी उस सेना को संबोधित कर रहा था जिसने 26 अप्रैल सन 1526 ईस्वी के दिन पानीपत के मैदान में 20 घंटे की लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को धूल चटाई थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेवाड़ के पराक्रमी राणा सांगा की ताकत और उनके शौर्य का कितना खौफ उस समय था। अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध मेवाड़ के राणा सांगा 1508 ईस्वी में मेवाड़ के उस सिंहासन पर बैठे जिसे कभी प्रतापी महाराणा कुंभा ने सुशोभित किया था और जिन्होंने मालवा के सुल्तान को परास्त किया था। ये वही महाराणा कुंभा थे जिनकी यशो गाथा की साक्षी कुंभलमेर के विशाल किले की प्राचीरें रही हैं। देखा जाए तो राजस्थान के इतिहास में शौर्य गाथाओं की कमी नहीं है, चाहे वह बापा रावल की हो या फिर महाराणा प्रताप की। कितनी ही बलिदानी गाथाएं वहां के महलों और किलों की दीवारों से प्रतिध्वनित होती है, चाहे वे पुरुषों के साका की हो या फिर स्त्रियों के जौहर की। लेकिन रक्तपात और विश्वासघात की ऐसी घटनाओं से भी वहां के इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं जिनमें बेटे ने राज सिंहासन तक पहुंचने के लिए पिता की हत्या करके रक्त रंजित मार्ग अपनाया। तो चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं महाराजा संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा के बारे में। संग्राम का सूर्योदय जोधपुर के मालदेव ने अपने पिता जोधा की हत्या की थी और मेवाड़ के उदय सिंह ने अपने पिता महाराणा कुंभा की। उदय सिंह सन 1468 ईस्वी में राजा बना। यह जरूर है कि 5 साल के बाद ही सरदारों ने उसे हटाकर सन 1473 ईस्वी में उसके भाई रायमल को राजा बना दिया। सिंहासन के लिए खून खराबी के यह कहानी रायमल के जमाने में भी दोहराई गई। रायमल के 13 बेटे थे, पृथ्वीराज, जयमल और सांगा सहित अन्य। एक दिन उपरोक्त तीनों भाइयों ने एक ज्योतिषी से पूछा कि मेवाड़ का अगला शासक कौन होगा। तो जवाब मिला कि अगले शासक तो संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा ही होंगे। बस सांगा के दोनों बड़े भाइयों ने तलवार का वार संग्राम सिंह पर किया। संग्राम सिंह ने तो बचाव तो किया, लेकिन उनकी एक आंख फूट गई। तभी उनके काका सूरजमल वहां आ गए और संग्राम सिंह बच गए। कुछ साल बाद
जब महाराजा रायमल का निधन हुआ तो 5 मई सन 1508 ईस्वी को सांगा मेवाड़ के महाराणा हुए। राणा सांगा ने भारतीय इतिहास के अत्यंत गंभीर अवसर पर इतिहास के रंगमंच पर कदम रखा था। उन्हें हिंदू पथ अर्थात हिंदुओं का प्रमुख कहा जाता था। जब 16वीं सदी के शुरुआती दशकों में दिल्ली के अफगान सुल्तान कमजोर हो रहे थे, राजपूताना में राणा सांगा के नेतृत्व में हिंदू राजाओं का एक विशाल संगठन उभर रहा था। तो दिल्ली में अफगान सत्ता को खत्म करके हिंदुओं की सत्ता की स्थापना करना चाहता था। देशभक्ति, कर्तव्य निष्ठा, उदारता और शौर्य जैसे गुणों के लिए और साथ ही एक शक्तिशाली मेवाड़ रियासत के प्रमुख के रूप में भारत में राणा सांगा की अलग ही प्रतिष्ठा थी। वे मेवाड़ के सबसे महान महाराणा थे। उनके शासनकाल में मेवाड़ राज्य शक्ति और समृद्धि के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया था। उन्हें मेवाड़ की प्रतिष्ठा का कलश माना जाता था। राणा सांगा अदम्य साहसी थे। एक भुजा, एक टांग और एक आंख खोने और कई जख्म खाने के बावजूद वे महान पराक्रमी थे। विजयी पताका फहराई। जब राणा सांगा मेवाड़ की यशस्वी गद्दी के स्वामी हुए थे, उसके एक दशक बाद ही दिल्ली के सिंहासन पर सुल्तान इब्राहिम लोदी बैठा। गद्दी पर बैठने के तुरंत बाद ही इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ के खिलाफ मोर्चा खोला और उस पर आक्रमण किया। 30,000 अश्वारोही और 300 हाथी लेकर यह सेना मेवाड़ की सीमा पर पहुंची। राणा संग्राम सिंह ने इस सेना को खतौली में हराया। इसके बाद जब इब्राहिम लोदी ने फिर से अपनी सेना राणा के खिलाफ भेजी तो राणा ने धौलपुर के पास बारी की लड़ाई में लोदी की सेना को हराकर बयाना तक उसका पीछा किया। इन विजयों के परिणाम स्वरूप राणा संग्राम सिंह के राज्य की सीमा आगरा के पास तक पहुंच गई। इब्राहिम लोदी का मान मर्दन करने से राणा सांगा की विजय गाथा की चर्चा सारे उत्तरी भारत में हुई। लेकिन यह गाथा यहीं खत्म नहीं हुई। सन 1519 ईस्वी में राणा सांगा ने गुजरात की सेना और मालवा के सुल्तान महमूद द्वितीय की संयुक्त सेना को राजस्थान के गागरौन नामक स्थान पर बुरी तरह हराया। इसमें राणा सांगा को मालवा के सिलहिदी और मेदिनी राय जैसे ताकतवर राजपूत नेताओं का सहयोग मिला। जब युद्ध में मालवा का सुल्तान महमूद द्वितीय घायल होकर रणक्षेत्र में गिर गया तो राजपूतों ने उसे उठाकर महाराणा के पास पहुंचाया। महाराणा सम्मान के साथ उसे पालकी में बिठाकर चित्तौड़ ले आए। वहां उसका इलाज करवाया और कुछ रोज बाद उसे फौज का खर्च और जराऊ ताज देकर 1000 राजपूतों के साथ इज्जत से उसकी राजधानी मांडू पहुंचा दिया। उसका राज्य भी उसे वापस कर दिया। पराजित शत्रु के साथ ऐसा व्यवहार भारत के इतिहास में शायद ही कहीं देखा गया है। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने से चंदेरी के किले के अलावा मालवा के अधिकांश हिस्सों पर राणा का कब्जा हो गया। मालवा में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद राणा सांगा ने मेदिनी राय को हिंदुओं पर लगाए जा रहे जाजिया कर को खत्म करने का आदेश दिया। राजपूताने पर एक छत्र राणा सांगा ने अपनी राजनीतिक कौशल और सैन्य प्रतिभा से सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और उन्हें एक छतरी के नीचे ले आए। उन्होंने अपना प्रभुत्व उत्तर में सतलज नदी से दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बयाना भरतपुर तक विस्तृत कर लिया था। इस प्रकार उस जमाने में भारत में उनका हिंदू साम्राज्य काफी विस्तृत था। इतने बड़े इलाके में राणा सांगा के अलावा एक ही हिंदू राज्य था, दक्षिण का विजयनगर साम्राज्य, जो गोदावरी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। बाबर अपने संस्मरण बाबरनामा में राणा सांगा को सबसे शक्तिशाली शासक बताता है, जिसने अपनी तलवार के बल पर ऊंचा स्थान हासिल किया था। कर्नल टाड के अनुसार उनके पास 80,000 घोड़े, ऊंचे दर्जे के 7 राजा, 9 राव और 104 रावल थे। 500 हाथी उनकी सेना में थे। मारवाड़ और आम्बेर उन्हें सम्मान देते थे और ग्वालियर, अजमेर, सिकरी, रायसेन
कालपी, चंदेरी, बूंदी, गागरोन, रामपुरा और आबू के राजा उन्हें अपना अधिपति मानते थे। जब राणा सांगा की आभा से उत्तर भारत आलोकित हो रहा था, तभी भारत की उत्तरी सीमा से होकर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर नाम का आक्रांता काबुल तक आ चुका था और पंजाब में कदम रखकर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखता है, जब मैं काबुल में था तो मेरे पास राणा सांगा का राजदूत आया था। उसके साथ यह तय हुआ था कि वह राणा सांगा अपनी सेना के साथ दिल्ली की ओर चढ़े और इधर से मैं आगरा की तरफ चढ़ाई करूंगा। लेकिन मैंने लोदी को जीतकर दिल्ली व आगरे पर अधिकार कर लिया, तो भी वह नहीं आया। उधर राणा सांगा ने बाबर पर आरोप लगाया कि उसने कालपी, धौलपुर और बयाना पर कब्जा कर लिया, जबकि समझौते की शर्तों के अनुसार ये स्थान उन्हें मिलने चाहिए थे। हो सकता है कि राणा सांगा ने सोचा होगा कि बाबर पहले के आक्रमणकारियों की तरह माल लूटकर वापस चला जाएगा, लेकिन यह उनका भ्रम निकला। जब उन्होंने देखा कि बाबर ने तो राज करना तय कर लिया है, तो इस खतरे से वे सचेत हो गए होंगे और फिर बाबर की सहायता करना मुनासिब नहीं समझा होगा। खानवा की ओर जो भी हो, बाबर ने अपनी कम सेना के बावजूद पानीपत के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को पराजित किया और दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया। राणा सांगा जैसे वीर और महत्वाकांक्षी योद्धा ने इस विदेशी आक्रांता को देश के बाहर निकालने का संकल्प किया और सभी राजपूतों के सहयोग से एक शक्तिशाली सेना जुटाई। राणा ने बयाना पर आक्रमण किया और वहां के गवर्नर मेहदी ख्वाजा को हराकर बयाना के किले में बंद रहने के लिए मजबूर कर दिया। राणा के साथ बहुत से शक्तिशाली सरदार हो लिए, जिनमें रायसेन का सिलहदी, हसन खां मेवाती और इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी भी था। राणा ने मान लिया कि बाबर पर विजय हासिल करने के बाद महमूद लोदी को दिल्ली का सिंहासन सौंप दिया जाएगा। बाबर ने एक सैनिक टुकड़ी बयाना की सहायता के लिए भेजी, लेकिन वहां के दुर्ग रक्षकों से मुठभेड़ में बाबर की सेना कामयाब न हो सकी और घबराकर भाग खड़ी हुई। पराजित सैनिकों ने वापस लौटने पर राजपूतों के शौर्य, साहस और वीरता के किस्से बाबर को सुनाए। इस समय तक बाबर सिकरी पहुंच चुका था, जहां राणा सांगा पहले ही खानवा के पास एक पहाड़ी तक चढ़ आए थे। खानवा वर्तमान भरतपुर राज्य का एक गांव था। यह आगरा के पश्चिम में 37 मील और सिकरी से 10 मील दूर था। बाबर ने 1500 सैनिकों का एक दल शत्रु की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए भेज दिया। ये भी बुरी तरह पराजित हुए और वहां से खदेड़ दिए गए। अब बाबर एक अत्यंत विषम स्थिति में पड़ गया था। उसकी सेना घबरा गई थी और राजपूतों के पराक्रम से भयभीत होने लगी थी। इसी बीच काबुल के ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने बाबर को बताया कि मंगल का तारा सामने है, इसलिए बाबर की फौज की जरूर हार होगी। इससे मुगल सेना और घबरा गई और वापस लौटने की बात करने लगी। बाबर के लिए यह जरूरी हो गया था कि वह किसी तरह अपने साथियों का साहस बढ़ाए। वो मदिरा पान का बहुत शौकीन था, लेकिन अब उसने मदिरा पान छोड़ने की घोषणा करते हुए अपने अधिकारियों तथा सैन्य समूहों के सामने कीमती मदिरा धरती पर उड़ेल दी और मदिरा के कीमती पात्रों को तोड़ फोड़ डाला। इसके अलावा उसने मुसलमानों पर से तमगा नामक कर हटा दिया, जिसे मुसलमान बहुत नापसंद करते थे। इतने पर भी उसके साथियों की हिम्मत नहीं बढ़ी। इस पर उसने अपने फौजी साथियों की एक सभा आयोजित की और उन्हें संबोधित करते हुए वचन दिया कि विजय के बाद जो कोई अपने घर जाना चाहेगा उसको जाने की अनुमति दे दी जाएगी। उसने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद तो पहले ही घोषित कर दिया था। बाबर की ये युक्तियां कारगर साबित हुई और सैनिकों में उत्साह का नव संचार हुआ। इसी बीच बाबर के कुछ सैनिकों ने आगे बढ़कर
राणा की सेना के कुछ भटके हुए इक्का दुक्का लोगों पर आक्रमण कर दिया और उनके सिर काटकर सेना के सामने ले आए। इससे मुगल सेना की हिम्मत बढ़ने में और सहायता मिली। एक निर्णायक संघर्ष खानवा में दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने थी। बाबर के अनुसार राजपूत सेना में करीब 2 लाख सैनिक थे, लेकिन असली लड़ाके 80,000 से ज्यादा न रहे होंगे। बाबर की सेना में अफगानों की कुछ हजार सेना तथा अन्य सेनाएं भी थी और इस प्रकार उसकी सेना 40,000 की रही होगी। बाबर ने अपनी व्यूह रचना कुछ संशोधनों के साथ पानीपत के युद्ध जैसी ही की। सामने के मोर्चे पर बिना बैल की बहुत सी बैलगाड़ियां लोहे की जंजीरों से बांधकर रखी गई। पानीपत के युद्ध के समान उन्हें चमड़ों के रस्सों से नहीं बांधा गया था। बाबर अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ खुद सेना के मध्य में तैनात हो गया। चीन तैमूर और खुसरू कोकलतास उसके दाहिनी ओर हो गए और हुमायूं ने दिलावर खां और कुछ अन्य हिंदुस्तानी सरदारों को लेकर दाहिने पक्ष को संभाला। बाबर के एक प्रमुख अधिकारी मेहदी ख्वाजा ने सेना के बाएं पक्ष का काम हाथों में लिया। सेना के पीछे दाहिनी ओर बाईं ओर से दुश्मन पर घेरा डालने वाले घुड़सवार दल थे। बिना बैल वाली बैलगाड़ियों की कतार के पीछे तोपों की एक पंक्ति में खड़ा कर दिया गया था और इसकी कमान निजामुद्दीन खलीफा के हाथों में थी। बचाव के लिए लकड़ी की पहिएदार तिपाइयां बनवाई गई और उन पर तोपें रखी गई, जिससे उन्हें मनचाही जगह घुमाकर गोले छोड़े जा सके। ये तिपाइयां तोपचियों के बचाव स्थल का भी काम करने वाली थी। पराजय का विष जहां तक राणा सांगा की विशाल सेना का सवाल है, तो उनकी सेनाएं 4 प्रचलित खंडों में विभाजित की गई थी। अग्रगामी रक्षक, मध्य पक्ष, दाहिना पक्ष और बायां पक्ष। राणा के पास न तो तोपखाना था और न तेजी से धावा करने वाले घोड़े। 16 मार्च सन 1527 ईस्वी को प्रातः 9 बजे लड़ाई शुरू हो गई। राजपूतों के लिए मुगलों का तोपखाना भयंकर सिद्ध हुआ। वे इसका अधिक समय तक सामना न कर सके और उनका साहस टूटने लगा। बाबर की सेना के पीछे स्थित तुलगमा के घुड़सवारों ने इसके बाद इस प्रकार धावा किया कि राजपूत पूरी तरह से बिखर गए। 20 घंटे चले इस भयानक युद्ध में बाबर विजयी हुआ। राणा सांगा घायल हो गए और उनके अनुगामी उन्हें बसवा नामक सुरक्षित स्थान पर ले गए। राणा सांगा के सहयोगी हसन मेवाती और अन्य प्रमुख सरदार वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन महमूद लोदी साफ बचकर निकल गया। जब गंभीर रूप से घायल राणा सांगा की चेतना लौटी तो उन्हें बहुत निराशा हुई और उन्होंने खुद को रणथंभौर के महल में बंद कर लिया। एक भाट बहुत कठिनाई से राणा के पास पहुंचा। वह हिंदू पुराणों के वीरों की असफलताओं के बाद सफलताओं के जोशीले दृष्टांत प्रस्तुत करके राणा में उत्साह का संचार करने में कामयाब हुआ। उस समय बाबर ने खानवा से चलकर चंदेरी पर घेरा डाल रखा था। राणा सांगा ने तय किया कि वे बाबर से मुकाबला कर चंदेरी रवाना होंगे, लेकिन राणा के साथी सरदार अब युद्ध के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने युद्ध से बचने के लिए राणा सांगा को जहर दे दिया। इसी जहर से 30 जनवरी सन 1528 ईस्वी को राणा सांगा का निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार मंडलगढ़ में हुआ। उधर बाबर ने राणा के निधन के एक दिन पहले ही चंदेरी के किले पर अधिकार कर लिया था। अक्षुण्ण रहा गौरव कि यदि बात करें वीडियो के अंत में, तो राणा सांगा का तो अंत हो गया, लेकिन राजपूतों के शौर्य ने बाद में भी एकाधिक बार शत्रुओं को चुनौती दी। राजपूत कुछ साल में फिर उठ खड़े हुए और गुजरात के बहादुर शाह तथा दिल्ली के शेर शाह को उनसे मुकाबला करना पड़ा। जोधपुर के घेरे में तो राजपूतों ने शेरशाह से हुए युद्ध में इतनी वीरता प्रदर्शित की कि शेरशाह को लगा कि वह हार जाएगा और साम्राज्य उसके हाथों से निकल जाएगा। उस समय का इतिहासकार अब्बास सरवानी अपनी किताब तारीखे शेरशाही में लिखता है
कि ऐसे समय शेरशाह के मुंह से निकला, बराए एक मुश्त ए बाजरा, बादशाह हिंदुस्तान रा बरबार ददा बुदम, यानी एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान के साम्राज्य को संकट में डाल दिया था। यह भी उल्लेखनीय है कि राणा सांगा पर विजय हासिल करने के बाद भी बाबर की हिम्मत राजस्थान पर आक्रमण करने या बहादुर राजपूतों को नाराज करने की नहीं हुई। यदि दो गंभीर भूलें की बात करें तो अंत में आखिर सवाल यह बाकी रह जाता है कि राजपूत बहुत वीर और साहसी थे, अच्छे योद्धा भी थे, और राणा सांगा बहुत ही पराक्रमी थे और उनकी सेना बहुत विशाल भी थी। तो फिर उनकी आखिर हार क्यों हुई? अन्य कारणों के अलावा इसके दो खास कारण साफ दिखते हैं। एक तो यह कि रण क्षेत्र में जिस प्रकार की युद्ध योजना बाबर ने अपनाई थी, उसके जोर की योजना राणा सांगा के पास नहीं थी। दूसरा, एक साल पहले पानीपत में बाबर के तोपखाने की उपयोगिता जाहिर होने के बावजूद राणा सांगा ने तोपखाने की व्यवस्था करने की चिंता नहीं की। जो गलती तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ हुए युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने की थी, वही पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी ने की थी और वही राणा सांगा ने खानवा में की। आश्चर्य है कि सन 1192 से लेकर सन 1527 तक, यानी 335 साल के बाद भी भारत में युद्ध क्षेत्र में सेनाओं को रखने का वही पारंपरिक तरीका अपनाया गया। मध्यकाल में देश के बाहर अपनाई जा रही युद्ध योजनाओं में शस्त्रों में क्या बदलाव हो रहा था, इसे जानने और आजमाने की भारतीय राजाओं ने चेष्टा नहीं की। राजपूत उच्च कोटि के वीर और साहसी सैनिक थे, लेकिन उनके सेना नायकों और स्वामियों ने उनकी वीरता का सही उपयोग नहीं किया। न उन्हें बेहतर घोड़े दिए, न उम्दा अस्त्र शस्त्र दिए, और न ही विदेशों में अपनाए जा रहे युद्ध के नए तरीकों और आविष्कारों का उपयोग किया। उन्हें बहादुर राजपूतों को युद्ध में प्राणोत्सर्ग करना तो सिखाया, लेकिन युद्ध जीतने के तरीके नहीं अपनाए। राजपूताना के बहादुर सैनिकों ने अपने शौर्य और आत्मसम्मान के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। महिलाएं भी उनसे पीछे नहीं थी। तभी तो राजपूत वीरांगनाएं युद्ध क्षेत्र में अपने पति के प्राणोत्सर्ग की उनकी पराजय से श्रेयस्कर मानते हुए डिंगल भाषा में यह कहने का साहस कर सकती थी कि भल्ला हुआ जो मारियाजो बहिनी मारा कंतु लज्जो वयंसु यहू जई भग्गा घरु एंतु, यानी कि हे सखी, यह अच्छा ही हुआ कि मेरा पति रण क्षेत्र में मारा गया। यदि वह पराजय के बाद घर भागकर आता तो हमारा वंश लज्जित होता। ऐसी वीर प्रसूता भूमि में जन्मे योद्धाओं में शौर्य और प्राणोत्सर्ग की भावना के अनगिनत उदाहरणों से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। लेकिन इतिहास हमें यह बताता है कि सिर्फ प्राण देने से युद्ध नहीं जीते जाते, बेहतर शस्त्र और सटीक रणनीति भी विजय हासिल करने के लिए जरूरी होते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का वीडियो कंप्लीट ऑडियो बुक, जिसमें हमने पूरे विस्तार से महाराजा संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा के ऊपर बात की। आशा करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत सारी नई जानकारी सीखने को मिली होंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन के अंदर अपना महत्वपूर्ण फीडबैक, सजेशंस, वीडियो के प्रति राय, आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं जरूर लिखें, जरूर बतावें। फिलहाल आज के वीडियो के अंदर इतना ही। मिलेंगे आप सबों से फिर कल किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।